क्या किया, हमने इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट के थ्रू स्वॉट कंडक्ट किया, और जब हमने स्वॉट कंडक्ट कर लिया तो उसके बाद हमने 3 मैट्रिक्स बनाए, ईएफई, आईएफई और सीपीएम। ठीक है, क्योंकि आगे ये मैट्रिक्स यूज होने वाले हैं या ये स्वॉट एनालिसिस यूज होने वाला है स्टेज नंबर 2 में। स्टेज नंबर 2 को मैचिंग स्टेज बोलते हैं। मैचिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज नॉट एवरी स्ट्रेटेजी इज मेंट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम फिर क्या करते हैं, अपनी करंट सिचुएशन को देखते हैं इंटरनली एक्सटर्नली, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को रेट करते हैं, और फिर हम किसी एक एरिया में, किसी एक क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे होते हैं जब हम टेक्निकली कोई भी मैट्रिक्स डेवलप करते हैं। क्या होता है, हम अपनी जो फर्म है उसकी परफॉर्मेंस को मैच करने की कोशिश करते हैं विद द फिजिबल स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो इस स्टेज में जो हमने 3-4 मैट्रिक्स बनाए थे, बल्कि हमारे पास 5 शायद मैट्रिक्स थे, स्वॉट मैट्रिक्स था, स्पेस मैट्रिक्स मैट्रिक्स था, बीसीजी था, आईई मैट्रिक्स था, और ग्रैंड स्ट्रेटेजी जीएस मैट्रिक्स था, जीएसएम। जब हमने ये 5 मैट्रिक्स बना लिए तो हर मैट्रिक्स का एंड रिजल्ट हमारे पास ये था कि उसमें हमें 3 से 4 फिजिबल स्ट्रेटेजीज मिल रही थी, मतलब हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कौन सी स्ट्रेटेजी मोस्ट फिजिबल होगी। फिर हम उन्हीं 3-4 स्ट्रेटेजीज को जो कॉमन आ रही थी तकरीबन सारे मैट्रिक्स में, उसको हम ले आए थे डिसीजन स्टेज में। डिसीजन स्टेज में आकर फिर फाइनली हमने क्यू एसपीएम बनाया। क्यू एसपीएम के थ्रू उन 3-4 में से हमने एक स्ट्रेटेजी को चूज कर लिया। तो ये तो था उसका रॉ प्रोसेस। अब हम एक एक करके उस पर आते हैं, मैट्रिक्स पर आते हैं, तो जिसकी जो भी क्वेरी हो प्लीज वहां पर पूछ लें मुझसे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। Yes. First is SWOT matrix. Anything related to that? Ehsan? यस मैम। ये क्लियर है? SWOT matrix क्लियर है सबको? यस मैम, ये क्लियर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। मैम ये रिजवान साहब थे जिन्होंने डिवीजन का कहा था। अच्छा, ये आप नहीं थे? रिजवान नो साहब की नो मी। आवाज भी जी ऐसा ना। जी 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 मैम, मैं ही था। ये जो है ये जी जी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए नहीं थी मैं बात कर सका। जी जी इसको जी। थोड़ा रिपीट कर दें, ये जो लास्ट स्लाइड है, कंफ्यूजन है थोड़ी। लास्ट लास्ट स्लाइड। ओके, रादर देन टेकिंग योर क्वेश्चंस, इट्स बेटर कि मैं आपको ओवरव्यू दे दूं ब्रीफ सा सारे मैट्रिक्स का। जी SWOT जी मैट्रिक्स में, जी मैम। राइट, स्वॉट मैट्रिक्स में बच्चों आप लोगों ने लिस्ट करना था स्वॉट को, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को, और उसके बाद अपने मिक्स एंड मैच करके स्ट्रेटेजीज बनानी थी। मिक्स एंड मैच कैसे करना था, ये उन्होंने आपको कैटेगरीज पहले से बता दी हैं कि आपने 4 कैटेगरीज, 4 तरह की स्ट्रेटेजीज बनानी है, एसओ, डब्ल्यूओ, एसटी और डब्ल्यूटी। एसओ स्ट्रेटेजीज का मतलब ये है कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जो फर्म की स्ट्रेंथ को भी यूटिलाइज करे और अपॉर्चुनिटीज को भी यूटिलाइज करे। डब्ल्यूओ स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जो वीकनेस को वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे, उस पर इम्प्रूव कर दे, और अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करे। एस टी स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि किसी भी थ्रेट को इस तरह से हमने अवॉइड करना है कि अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर सके। और डब्ल्यू टी स्ट्रेटेजी का मतलब है ऐसा प्लान करना है, ऐसी स्ट्रेटेजी या ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढना है जिसमें हम वीकनेस को भी इम्प्रूव कर रहे हों और थ्रेट्स को भी अवॉइड कर रहे हैं। इसके लिए जो टेक्निकल तरीका है वो ये होता है कि आप जब मिक्स एंड मैच कर रहे होते हो, मतलब हम फला अपॉर्चुनिटी, फर्ज करो एस ओ स्ट्रेटेजी है, ठीक है, या बल्कि एस टी स्ट्रेटेजी है। एस टी स्ट्रेटेजी का मतलब है यूजिंग फर्म स्ट्रेंथ टू अवॉइड द थ्रेट्स। ठीक है, अब आप बताओ कि आप कौन से थ्रेट को अवॉइड करने के लिए कौन सी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर रहे हो। तो फिर हम जब आगे स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ना, 7 नंबर लिख देते हैं। हम कहते हैं स्ट्रेंथ नंबर 2 को यूटिलाइज करेंगे तो थ्रेट नंबर 4 को मिटिगेट किया जा सकता है थ्रू दिस कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो स्वॉट मैट्रिक्स है, इसमें जो टेक्निकलिटी है वो सिर्फ 2 ही है। नंबर एक तो ये जो चारों कैटेगरीज हैं दे वुड रिमेन सेम। आप मतलब इन्हीं 4 कैटेगरीज को आप मिक्स एंड मैच करोगे ना तो यही 4 बनती हैं आपके पास। तो ये 4 तरह की आपने कैटेगरीज बनानी है। दूसरी बात ये है कि आपने जब एनलिस्ट करना है स्ट्रेंथ्स को मैम पूरे squad को, तो आपने उसमें नंबर मेंशन जरूर करना है। जी प्लीज। मैम इसमें एक मुझे क्वेश्चन था कि इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस की स्ट्रेटजी नहीं बनी हुई ना, SW, कि हम अपनी वीकनेस को देखकर उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना सकें, कुछ इस तरह से। एग्जैक्ट, मैंने इसीलिए अभी आपको बताया कि कुछ चीजें हमारे पास हार्ड एंड फास्ट हैं हर मैट्रिक्स के लिए।
जैसे अगर हमने कहा है कि हम बीसीजी मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें हम मतलब फर्म परफॉर्मेंस मार्केट शेयर को लेंगे, तो फिर हम मार्केट शेयर को ही लेंगे, फिर हम एनुअल प्रॉफिट नहीं ले सकते, फिर हम रेवेन्यू नहीं ले सकते। तो ये जो हमारे पास थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं, वी हैव टू फॉलो द फॉर्मेट। यू आर सेइंग राइट, अगर हम इनको मिक्स एंड मैच करें, हम 16 तरह की स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट। अगर सबको सबके साथ करें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी दोनों को यूटिलाइज करते हुए थ्रेट्स को मिटिगेट करें। लेकिन उन्होंने आपको एक टेम्पलेट दिया है कि दीज 4 कैटेगरीज आर टू बी, ठीक है। वो टेम्पलेट है, वो हमें हर मैट्रिक्स में फॉलो करना है। ओके मैम। ओके ओके, नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर बस वही बताना था आपको। किसी बच्चे की बड़ी प्यारी आवाज आ रही है, कौन है और कहाँ से है? मैम मेरा बेटा है। ऑलराइट मारिया, आपका कैसे दिल करता है लेक्चर लेने को, वो भी इतना बोरिंग इसके साथ होते हुए? बस मैम क्या कर सकते हैं। मैम मतलब ये वैसे बोरिंग मतलब लेक्चर मारिया नहीं ने हो रहा। निगेट नहीं किया, मैं वही कह रही हूँ, मारिया ने निगेट नहीं किया कि नहीं नहीं मैम ये बोरिंग नहीं है। शी कन्फेस के हाँ जी बोरिंग तो है, लेकिन क्या करें, मजबूरी। नहीं मैम, आपका लेक्चर ही तो है जिसमें बोरिंग नहीं फील होती, मतलब बंदा बोर नहीं होता। तो बहुत मेहरबानी। बहुत ये सारी एहसन, चीजें थोड़े से टाइम में हम समझ जाते हैं। हाँ जी, ये रिजवान एहसन थे बात या कर रहा रिजवान थे? रिजवान। रिजवान, आपकी और एहसन की आवाज हूँ। इतनी रिजवान मिलती है, रिजवान इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी तो मिलती मुझे है तो जी। लग रही है, पता नहीं बाकियों को लग रही है कि नहीं। मैम ये ट्विंस हैं। बट रिजवान सबको की ना पता है हम शक्ल नहीं ट्विंस है हैं। रिजवान की शक्ल नहीं है असल में मेरे ज़हन में, वरना मैं बेहतर बता सकती हूँ। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। शॉर्ट मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। द नेक्स्ट इज स्पेस मैट्रिक्स। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें हमने क्या किया था, 4 डायमेंशंस ली थी, 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल। उसके बाद हमने उन डायमेंशंस को आगे सब डिवाइड कर दिया छोटे छोटे फैक्टर्स में। नेक्स्ट प्लीज। हमने फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए या हर जो भी चारों डायमेंशंस हैं उनको सब फैक्टर्स में पहले डिवाइड किया, और फिर हर फैक्टर के सामने हमने खुद को रेट किया +1 से +7 तक या -1 से -7 तक। इसलिए क्योंकि हमने 4 एक्सिस पर 4 चीजें ड्रॉ करनी थी, तो हमारे पास जो चीजें पॉजिटिव एक्सिस पर आ रही थी उनको हमने +1 से +7 तक रेट किया, और जो नेगेटिव में आ रही थी उनको -1 से -7 तक रेट किया। नेक्स्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन है। हम जी जी प्लीज। जो पॉजिटिव में लेंगे वो तो मतलब ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है, तो हम हम्म इसको पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में? मतलब उसकी जो कंडीशन होगी, जो करंट पोजीशन होगी, अगर तो वो हम्म लिक्विडिटी में जा रही है तो उसको हम नेगेटिव में ले लेंगे, ऐसे ही नेगेटिव में नहीं, होगा? नहीं 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 नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। आप उसे नेगेटिव में नहीं ले सकते हो। जिस डायमेंशन को उन्होंने आपको कहा है कि पॉजिटिव पर लेना है, उनको पॉजिटिव में ही लेना है। अगर वो अच्छा रेट नहीं कर रहे पॉजिटिव में, तो आप 1 रेट कर दो। अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है, तो 7 रेट कर दो। लेकिन आप उसको नेगेटिव में नहीं ले जा सकते। मतलब फिगर शो कर देनी है, मतलब ये जो उसकी एग्जैक्टली जो exactly. आपने, टर्म है हाँ वो जी, चीज वो चेंज नहीं करनी। वो नहीं करनी। आप जो उसकी कंडीशन है ना कि इन 2 जी डायमेंशंस को पॉजिटिव में रेट करना है, उनको पॉजिटिव में ही करना है, और जिनको नेगेटिव में करना है उनको नेगेटिव में ही रेट करना है। पॉजिटिव या नेगेटिव में रेट करने का मतलब बच्चों ये नहीं है कि कोई चीज अच्छी है कोई चीज बुरी है। मैं आपको बता रही हूँ कि जो पॉजिटिव्स में है, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो यू विल गो टुवर्ड्स 7। अगर आप बुरा परफॉर्म कर रहे हो तो यू विल गो जी जी। टुवर्ड्स 1। ठीक है, वन वन 1 की तरफ, 0, हाँ 1 की तरफ आते जाओगे। जी और जी जो वन में। नेगेटिव है उसमें भी, जो नेगेटिव डायमेंशन है आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नेगेटिव में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप 1 की तरफ आते तो जाओगे, बहुत बुरा -1। परफॉर्म करते जाओगे तो 7 की तरफ जाते जाओ। जी ठीक है जी ना, ऑपोजिट हो जाएगा जी। फिर। लेकिन जो हमारे एग्जैक्टली। पास टेम्पलेट है दैट वुड रिमेन सेम। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। ओके, यहाँ पर देखो अब हमने क्या किया, जिनको पॉजिटिव में करना था पॉजिटिव पर रेट किया सब डायमेंशंस को, जो फैक्टर्स थे छोटे छोटे। जिनको नेगेटिव में करना था नेगेटिव में किया।
फिर उन सब का एवरेज ले लिया ताकि हमारे पास एक सिंगल आ जाए, क्या कहना चाहिए, एक फिगर आ जाए हर डायमेंशन के लिए। वो जो फिगर होगी अब वो हमारे पास आ गई। जैसे हमारे पास कंपेटिटिव जो पोजीशन थी उसका एवरेज आया -1.75, और जो इंडस्ट्रियल पोजीशन थी आईपी उसका आया हमारे पास +4.75। अब एक को हमने लेना है पॉजिटिव एक्सिस पर, एक को लेना है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। फिर हम क्या करते हैं, दोनों एक्सिस का एक वैल्यू निकालने के लिए उन दोनों का सम ले लेते हैं। जब भी एक वैल्यू पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में होगी वो एक दूसरे से डिडक्ट हो जाएंगी और जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन हमारे पास हो जाएगा। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो फिर हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है एक्स एक्सिस के लिए और एक वैल्यू आ जाती है वाई एक्सिस के लिए। नेक्स्ट प्लीज। अब अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी बच्चों तो हम चले जाएंगे एग्रेसिव वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि वहां पर एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो हम आ जाएंगे डिफेंसिव वाले में, क्योंकि वहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो और वाई एक्सिस नेगेटिव हो तो फिर हम आ जाएंगे कंपेटिटिव वाले क्वाड्रेंट में, और अगर हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव हो और एक्स एक्सिस नेगेटिव हो तो फिर हम आ जाते हैं कंजर्वेटिव वाले क्वाड्रेंट में। मतलब ये है कि इन चारों में से आप किसी एक क्वाड्रेंट में फॉल करोगे एज पर योर करंट परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। फिर आप जिस भी क्वाड्रेंट में फॉल करोगे उन्होंने आपको कुछ स्ट्रेटेजीज रिकमेंड कर दी हैं। अब हर स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं है, अब जो ऑप्शन उस क्वाड्रेंट में दी हुई है वही आपके लिए मौजूद है। ठीक है, ये था हमारे पास स्पेस मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्लीज। फिर था बीसीजी मैट्रिक्स। एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया बच्चों मार्केट शेयर और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया इंडस्ट्री का जो ग्रोथ पोटेंशियल है। ठीक है, अगर दोनों चीजें बहुत अच्छी हों तो यू लाई इन द स्टार्स, इसलिए क्योंकि स्टार्स आर द प्रोडक्ट्स और द कंपनीज जिनका मार्केट शेयर, मतलब वो पैसा भी ढेर सारा कमा रहे हैं, मार्केट शेयर अच्छा है, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री में पोटेंशियल है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कैश काउज वो होते हैं जिनका मार्केट शेयर तो बहुत अच्छा है, मतलब पैसा तो बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चन मार्क। वी कॉल देम क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंडस्ट्री में तो पोटेंशियल है अच्छा लेकिन मार्केट शेयर अभी लो है। तो हम डिसाइड करते हैं कि क्या हम एफर्ट करके इसका मार्केट शेयर इंक्रीज कर लें या फिर इस प्रोडक्ट को खत्म कर दें। और डॉग्स में वो कंपनीज या वो प्रोडक्ट्स फॉल करती हैं जिनका मार्केट शेयर भी अच्छा नहीं होता और जिनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी अच्छा नहीं होता। तो अगर देखो तो चारों चारों क्वाड्रेंट में उन्होंने अगेन क्या किया है, अब आपकी कंपनी जिस भी क्वाड्रेंट में फॉल करेगी तो उसी तरह से आपके पास 3 से 4 फिजिबल स्ट्रेटेजीज आ जाएंगी। इस स्टेज में जितने मैट्रिक्स हैं उनका मकसद ही ये है कि आप किसी एक क्वाड्रेंट या एक रीजन में फॉल करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास कुछ स्ट्रेटेजीज आ जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है हमारे पास बीसीजी। वी आर डन विद दैट। नेक्स्ट प्लीज। मैम ये इसका बता देंगे जो ये सर्कल इसमें बताए हुए हैं इसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रहा है, और जो है वो जो स्मॉल सर्कल्स हैं उसमें जो जो हाईलाइटेड एरिया है वो जो लो प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रहा है। और मैम इसमें जो परसेंटेज जो है वो किस तरह से उनकी रिलेटिव मार्केट शेयर उसका निकालना हो तो किस तरह से करेंगे? ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, थोड़ा कंफ्यूजन है। जाइएगा उसी मैट्रिक्स पर फवाद। हाँ जी, यहाँ पर देखो। नेक्स्ट प्लीज। इकरा आप बीसीजी मैट्रिक्स का ही पूछ रहे हो ना, राइट? यस मैम, बीसीजी मैट्रिक्स। ओके, रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री में आपका मार्केट शेयर हाई है या लो है। ठीक है, मार्केट शेयर आपको पता कैसे चलता है? देखो, अगर आपका जो कंपेटिटर, आप जो सबसे ज्यादा किसी का अगर जो मार्केट शेयर है वो लाइक 40% है। अब 40% का मतलब ये है कि एक कंपनी ने जो मैक्सिमम मार्केट शेयर ग्रैब किया हुआ है वो 40% है, बाकी कंपनीज के पास कितना मार्जिन बचा? 60% का। तो चाहे वो 40% है लेकिन दैट इज द मैक्सिमम मार्केट शेयर, मैम हम ये कह राइट? सकते हैं कि सेल से जो होगा, रेवेन्यू से जो आएगा वही होगा हमारा, सेल्स और वो आपकी रेवेन्यू से, पोजीशन, वो वो बिल्कुल मार्केट पोजीशन सेल्स से। और रेवेन्यू से आता है, लेकिन वी यूज द टर्म इकरा रिलेटिव। ठीक है, मैं अभी जो बात आपको बताने लगी हूँ, आपने मार्केट शेयर पोजीशन देखनी है।
ठीक है, आप इस चीज को देखो, फर्ज करो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि एक कंपनी के पास 40% है और वो मैक्सिमम है, ठीक है, या बल्कि आप ऐसा करो, एक कंपनी है हमारे पास हमारी इंडस्ट्री में जिसके पास 20% मार्केट शेयर है, मतलब अगर 100 प्रोडक्ट्स चाहिए मार्केट में तो जो 20 प्रोडक्ट्स खरीदी जाती हैं वो उस कंपनी की खरीदी जाती हैं, उसका मार्केट शेयर 20% है और ये हाईएस्ट है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस टाइम जो 100% मतलब मार्केट शेयर है सबसे ज्यादा वो किसका है, वो उस कंपनी का। हो सकता है किसी और इंडस्ट्री में, अब ये जूते बेचने वाली कंपनी थी, एक और हम कंपनी की बात करते हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके पास 30% शेयर है, लेकिन वो 30% हाईएस्ट हाईएस्ट नहीं है, हम नहीं कह सकते कि इसके पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है। आपको समझ आ रही है? इट्स नॉट अबाउट द नंबर, मतलब डेफिनेटली मार्केट शेयर आप कैलकुलेट तो ऐसे ही करते हो, कैलकुलेट तो आप ऐसे ही करोगे कि मतलब कितनी सेल्स हुई, हमारी सेल सबसे ज्यादा है तो जाहिर है मार्केट शेयर सबसे ज्यादा हमारे पास है। या अगर इन नंबर ऑफ अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और सबके पास जो है वो 30 क्लाइंट्स आ रहे हैं, हमारे पास 50 क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। मार्केट शेयर कैलकुलेट इसी तरह से करते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट द नंबर, इट्स अबाउट योर मार्केट शेयर पोजिशन। कंपनी का जो सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है उसके हिसाब से आप कब फॉल कर रहे हो, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ कि हो सकता है एक इंडस्ट्री में 20% शेयर होने का मतलब है मैक्सिमम होना, एक इंडस्ट्री में 30% मार्केट शेयर होने का मतलब है कि ना मैक्सिमम होना, हो सकता है किसी और कंपनी के पास जो है वो 50% मार्केट शेयर है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मार्केट शेयर यस मैम पोजीशन समझ आ गई। देखनी है कि आप कहाँ फॉल कर रहे हो। जो दूसरी साइड पर आप कह रहे हो ना बच्चे, इंडस्ट्री सेल्स ग्रोथ रेट, तो वो परसेंटेज है, आप एनुअल देख सकते हो, आप क्वार्टरली देख सकते हो कि इस इंडस्ट्री में पहले इतनी सेल्स थी और फिर अगले क्वार्टर में वो सेल्स यहाँ चली गई, या मार्केट शेयर यहाँ था और मार्केट शेयर यहाँ चला गया, तो उसको आपने परसेंटेज में, परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस के साथ कंपेयर करके, ठीक है। तो ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग है, जो नई चीज है वो उससे बढ़ जाए, तभी हम उसे ग्रोथ कहते हैं ना, जब एग्जिस्टिंग प्रीवियस से ज्यादा होगी। तो आप एग्जिस्टिंग को प्रीवियस के साथ कंपेयर करके उसकी परसेंटेज लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंडस्ट्री 1.5% इसमें ग्रोथ हुई है, इसमें 20% ग्रोथ हुई है, इसमें 30% ग्रोथ हुई है। तो वो आपको, आप ग्रोथ रेट जब कैलकुलेट करते हो यू हैव टू कंपेयर द एग्जिस्टिंग पोजीशन विद द प्रीवियस, ठीक है मैम, और इसके जो राइट। सर्कल्स हैं, जी मैम, और सर्कल्स का थोड़ा बता देंगे, ये जो सर्कल्स का क्या इसके अंदर है इंटरप्रिटेशन, थोड़ी सी ये क्या शो कर रहे हैं इनमें, इसका बता दें प्लीज। मैम सर्कल यही शो कर रहे हैं कि अगर स्टार पोजीशन में है तो बेस्ट पोजीशन फेवरेबल में है, और अगर कैश को में है तो देखें उसमें वो सर्कल में वो शो करवा रहा है कि वो आपका मार्केट शेयर जो है वो रिड्यूस होके कम हो गया है, और डॉग्स में हम उससे भी जो है वो उससे कम पोजीशन में है। तो सर्कल से तो आई थिंक यही है कि स्टार में बेस्ट पोजीशन है, कैश को में उससे जो है थोड़ा सा कम है, और डॉग्स में उससे भी कम। मेरा भी यही ख्याल है। अगर आप स्टार्स को देखो, ठीक है, तो स्टार्स में जो मार्केट शेयर है वो मैक्सिमम दिया हुआ है, राइट। तो वो उसने उसको हाफ मतलब मैक्सिमम दे दिया, दो चीजें देख रहे हैं ना, तो एक चीज मैक्सिमम है। अगर कैश काउज में देखो तो उसमें मार्केट शेयर तो ज्यादा है लेकिन उसमें इंडस्ट्री ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, तो वो प्रॉपर ब्लैक और व्हाइट करने की बजाय, मतलब पूरा हाफ सर्कल लेने की बजाय उन्होंने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। और अगर डॉग्स में देखो तो वो रिड्यूस होकर जो मार्केट शेयर है वो और कम रह गया, ठीक है। तो बेसिकली आई थिंक the circle is showing the market share position of the product or the company. ओके मैम। Okay, Ikra? जी All मैम right, all ठीक right. है। Next, please. Next. हाँ जी, यहाँ पर अब हमने 4 क्वाड्रेंट बनाने के बजाय 9 रीजन बना लिए। हमारे पास जो आईएफई और ईएफई का स्कोर है वो 1 से लेकर 4 तक होता है। तो हमने क्या किया, जो आईएफई का स्कोर है उसको एक्स एक्सिस पर ले लिया, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। जो ईएफई का स्कोर था उसको वाई एक्सिस पर ले लिया, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। अब जितना आपकी कंपनी का आईएफई और ईएफई स्कोर होगा, आप इन 9 क्वाड्रेंट्स में से कहीं, इन 9 बॉक्सेस में से, 9 रीजन में से कहीं एक जगह फॉल करोगे। जो ऊपर वाले तीनों बॉक्सेस हैं जिसको हम 1, 2 और 4 कह रहे हैं, दैट बेसिकली शोज कि आपका आईएफई ईएफई हाईएस्ट है, ठीक है। ये बेस्ट परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं ये तीनों वाले। उसी तरह से जो नीचे नंबर 6, नंबर 8 एंड नंबर 9 है वो वर्स्ट आपकी परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है आपका आईएफई जो है
वो 1 से 2 के बीच में होगा और आपका EFE भी तकरीबन 1 से 2 ज्यादा से ज्यादा 1 से 3 के बीच में होगा। तो इसलिए ये आपकी वर्स्ट परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं, और जो मिडिल वाले 3 है वो मीडियोकर परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं। तो अगर तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो फिर आप जिस रीजन में फॉल करोगे उसको कहते हैं ग्रो एंड बिल्ड। तो जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, इसमें मजीद ग्रो करते रहो, ठीक है। जो मीडियोकर है उसमें है होल्ड एंड मेंटेन, ऐसी स्ट्रेटेजीज को यूटिलाइज करना ताकि हम होल्ड एंड मेंटेन में से निकलकर ग्रो एंड बिल्ड में चले जाएं। जो सबसे लास्ट वाला है दैट इज हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। अगर आप इन तीनों में से किसी में फॉल कर रहे हो तो इसका मतलब है या तो अगर बेहतरी हो सकती है तो कर लो, या फिर लिक्विडेशन इज द लास्ट रिजॉर्ट इन एनी केस, वो तो हमें पता ही है कि वो होता ही है। तो अगर आप इन तीनों रीजन में से जिसमें फॉल करोगे, उन्होंने अगेन आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बता दी कि आपके लिए सिर्फ यही स्ट्रेटेजीज सूटेबल है, आप और किसी स्ट्रेटेजी की तरफ ना हो जाए। नेक्स्ट प्लीज। आगे जीएसएम आ गया हमारे पास। जीएसएम में अगर आप देखो हमारे पास एक्स एक्सिस पर है कंपेटिटिव पोजीशन, पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव में वीक। वाई एक्सिस पर है हमारे पास मार्केट ग्रोथ, अगेन वही जिसकी हमने बात की थी। एक्स ऊपर हमारे पास है रैपिड ग्रोथ पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, और नेगेटिव वाई एक्सिस पर है स्लो मार्केट ग्रोथ। अगर आपकी कंपेटिटिव पोजीशन भी अच्छी है और मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा है तो क्वाड्रेंट 1 इज फॉर यू। अगर दोनों चीजें वीक हैं तो क्वाड्रेंट 3 इज फॉर यू। अगर आपकी मार्केट ग्रोथ अच्छी है लेकिन आप अभी इतना अच्छा compete नहीं कर पा रहे हो तो आप क्वाड्रेंट 2 में फॉल करोगे। अगर आपकी मार्केट पोजीशन स्ट्रांग है लेकिन इंडस्ट्री में उतना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है तो आप क्वाड्रेंट 4 में फॉल करोगे। तो एज पर योर करंट सिचुएशन और करंट कंडीशन ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस, आप क्या करोगे, इन चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में फॉल कर दोगे और फिर उसी क्वाड्रेंट की जो स्ट्रेटेजीज है वहां के लिए फिजिबल रहेंगी। तो ये पांचों मैट्रिक्स में हमने क्या किया, हमने कुछ फिजिबल स्ट्रेटेजीज जनरेट की हैं, क्रिएट की हैं, जिसमें से हमने फाइनली एक चूज करनी है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। उसके लिए बच्चों हम QSPM बना लेते हैं। QSPM में ऊपर देखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। स्ट्रेटेजी 1 2 3 4, आप जितने भी आपके ऑल्टरनेटिव जनरेट हुए हैं जो आपको मोस्ट फिजिबल लग रही है आप उनको ऊपर लिखोगे। उसके बाद आप शॉर्ट को लिखोगे सबसे पहले कॉलम में, उन शॉर्ट को उसी तरह से वेट्स असाइन करोगे जैसे आपने पहले किए थे। उसके बाद हर स्ट्रेटेजी को रेट करोगे जिसे हम कहते हैं अट्रैक्टिवनेस स्कोर, फ्रॉम 1 to 4। और फिर वो जो अट्रैक्टिवनेस स्कोर है उसको वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर आ जाएगा। टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर का जब समेशन लेंगे, जिस स्ट्रेटेजी का टोटल अट्रैक्टिवनेस स्कोर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है हमारी करंट स्वॉट के अकॉर्डिंगली ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा सूट करेगी हमें, ठीक है। ये जो अट्रैक्टिवनेस स्कोर होता है इसका मतलब है कि अगर ये वाला फैक्टर हमारे पास मौजूद है तो ये स्ट्रेटेजी अगर उससे रिलेट करेगी तो 4 की तरफ जाते जाएंगे, अगर ये स्ट्रेटेजी उस फैक्टर के साथ रिलेट नहीं करेगी तो 1 की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। तो QSPM का जो हमारे पास TAS का टोटल स्कोर आएगा, नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर देखो स्ट्रेटेजी 1 का आ रहा है 4.36 और स्ट्रेटेजी 2 का आ रहा है 3.27। तो ऑब्वियसली चूंकि स्ट्रेटेजी 1 का अट्रैक्टिवनेस स्कोर सबसे ज्यादा है इसीलिए हम उसको ले लेंगे। एक और चीज जो मैं शायद आपको लास्ट टाइम बताई है या नहीं बताई, मैं दोबारा बता दूं आपको कि इसमें बच्चों अगर आप किसी एक स्ट्रेटेजी के लिए एक फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो आप फिर किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए उस फैक्टर को कंसीडर नहीं करोगे। समझ आ रही है? इसलिए क्योंकि हम सेम क्राइटेरिया पर हर स्ट्रेटेजी को करना चाहते हैं। तो जहां आपको डैशेस नजर आ रहे हैं, इफ यू कैन सी, तो अगर कोई एक स्ट्रेटेजी से वो फैक्टर रेलेवेंट नहीं था तो फिर हमने उस फैक्टर को किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए कंसीडर ही नहीं किया। मतलब आप जीरो तो नहीं कर सकते हो कि एक को आप 1 to 4 में ले जाओ और एक को जीरो कर दो, ऐसे नहीं करोगे। अगर कोई एक फैक्टर एक स्ट्रेटेजी के लिए इररेलेवेंट हो जाएगा तो फिर वो फैक्टर हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, थ्रू आउट डैश लगाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप इस वाले टेम्पलेट में भी देखो तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक स्ट्रेटेजी 1 के सामने डैश है तो 2 के सामने भी डैश है, ठीक है। ये टेक्निक है, ये एक रूल है जिसको हमने फॉलो करना है जब QSPM डेवलप करेंगे। ऑल राइट क्लास। हाँ जी, अगर इसमें कोई एम्बिग्विटी हो तो बता दें, या ये रिवाइज मैम शक्ल ये में जो नोट्स लास्ट लिखे। बात आपने बताई है मतलब कि एक हम्म स्ट्रेटजी जो है एक जगह पे नहीं यूज करनी, इसको काइंडली थोड़ा हम्म दोबारा से रिपीट कर दें, मतलब ये जो डैश वाली है। ओके, लास्ट में आएगा सवाल, लास्ट में आई कैन सी दिस वन। ओके, स्ट्रेटेजी 1 है बाय न्यू लैंड
एंड बिल्ड न्यू स्टोर। पहली ऑप्शन क्या थी, नया आवाज स्टोर कैसी है? बना लें। हाँ जी, अब आ रही है आप लोग को? जी अभी आ रही है। ओके, देखें जो स्ट्रेटेजी 1 है, स्ट्रेटेजी फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम कहीं और जमीन खरीद के एक नया स्टोर बना लें, क्योंकि वो स्टोर छोटा है और वो उस तरह से रेनोवेटेड भी नहीं है, उसमें इश्यूज नहीं है। और स्ट्रेटेजी 2 ये है कि हम इसी स्टोर को इसी लैंड पर रेनोवेट कर लें, मतलब एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को किसी तरह से एक्सपेंड करके रेनोवेट करके उसको बड़े स्टोर में कन्वर्ट कर लें। दो ऑप्शन है। अब अगर आप देखो, आप आओ अपॉर्चुनिटी नंबर 4। मुझे वो देखने दो जो उसके उसके साथ कर रही है। ओके, 4 ले लो। अपॉर्चुनिटी नंबर 4 है वेंडर्स एवरेज 6 न्यू प्रोडक्ट्स पर ईयर। ये सप्लाई चेन है, ठीक है। सप्लाई चेन जो वेंडर्स हैं, अगर आपके वो अच्छे हैं, ठीक है, तो वो अगर आप मतलब वो एवरेज ऑन एवरेज 6 प्रोडक्ट को हैंडल कर सकते हैं, आपकी सप्लाई चेन स्ट्रांग है। तो सप्लाई चेन स्ट्रांग होने का आपकी जमीन खरीदने के डिसीजन के साथ कोई ताल्लुक होगा? नहीं जब होगा सप्लाई ऑब्वियसली। चेन स्ट्रांग है मैम, तो फिर जमीन खरीदने का मकसद ही कोई नहीं है। हाँ जी, वो उसके लिए मतलब कि इररेलेवेंट हो गया, तो हमने जी इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट हो गया तो हमने उसके सामने क्या कर दिया, डैश कर दिया। जब हमने 1 के सामने उस वाले जी फैक्टर को कंसीडर नहीं किया, तो फिर हम आगे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी मर्जी ऑप्शन हो, फिर हम किसी के सामने डैश ही लगा देंगे, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। मतलब जब कोई एक मींस फैक्टर के जो किसी पहली हमारी एक ऑप्शन के लिए, नहीं नॉट पहली, अगर कोई एक फैक्टर किसी एक के लिए भी, फर्ज करो पहले के लिए रेलेवेंट होता, दूसरे के लिए भी रेलेवेंट होता, तीसरे के लिए इररेलेवेंट हो जाता, तीसरे के सामने डैश आ जाता। जब तीसरे के सामने डैश आ जाएगा, तो फिर पहली दो के सामने भी डैश आ जाएगा। मींस के किसी एक के भी सामने डैश आएगा तो फिर सबके लिए एग्जैक्टली डैश होगा। सबके लिए डैश, फिर हम वो जी कंसीडर ठीक ही है नहीं मैम। करेंगे। ठीक है, जी ठीक है मैम, थैंक्स। ऑलराइट। हाँ जी फवाद, आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। अच्छे वाला चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ओके, अच्छा बच्चों, इससे पहले जो 6 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में तो वैसे ही हमारे पास इंट्रोडक्शन था। चैप्टर नंबर 2 में आपको पता है हमने विजन और मिशन किया था। चैप्टर नंबर 3 में इंटरनल ऑडिट, 4 में एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट करके हमने स्ट्रेटेजीज को पढ़ा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद फिर हमने अगले में स्ट्रेटेजीज जनरेट की, फिर क्यूएसपीएम के थ्रू उसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ तक तो था स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, क्योंकि आप वहां पर डिसीजन कर चुके हो। अब जो अगले दोनों चैप्टर्स हैं, दैट इज अबाउट स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। वो कहते हैं कि आप जिस माइंडसेट के साथ पहले सोच रहे थे ना व्हाइल यू वर फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटेजी, अब आपको वो माइंडसेट थोड़ा सा टिल्ट करना होगा, चेंज करना होगा। इसलिए क्योंकि जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होता है, उसमें आप चीजों को पोजीशन करके देख रहे होते हो, मतलब आप सिर्फ चीजों को एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है। जब आपको स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है ना, फिर उस टाइम पर देखो, पहले तो हम सिर्फ स्वॉट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अब अगर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हुए स्वॉट में से कुछ चेंज होता है, तो रियल टाइम इशू होगा, आपको फेस करना होगा। तो बताना वो ये चाहते हैं कि जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होती है, उसमें वो ज्यादा हाइपोथेटिकल होती है, वो ज्यादा थ्योरेटिकल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, जबकि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ऑपरेशनल प्रोसेस होता है। हर वो चीज जो आपने सोची होती है अब इम्प्लीमेंट करके देखनी होती है, और जो भी इश्यूज होते हैं वो रियल टाइम इश्यूज होते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते वक्त हमारा एक ही सिर्फ होता है, टारगेट होता है कि हम अच्छी स्ट्रेटेजी बना लें, इफेक्टिवनेस होता है। जब हम स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर हम कहते हैं स्ट्रेटेजी को इस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि मिनिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, एफिशिएंट भी हों साथ, ठीक है। जब स्ट्रेटेजी आप फॉर्मुलेट कर रहे होते हो, तो एक स्ट्रेटेजिस्ट को अपनी अपनी जो इंट्यूशन है, अपनी इंटरप्रिटेशन, अपने जजमेंट, एक्सपीरियंस, इन चीजों को ज्यादा यूटिलाइज करना होता है। लेकिन जब आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, और स्पेशली वो ऑपरेशनल लेवल पर जाकर जाकर बिल्कुल लोअर लेवल पर इंप्लीमेंट करवा रहे हो, फिर आपको लोगों को मोटिवेटेड रखना होगा। फिर आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, दोज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट
once in implementing the strategy. तो वो आपको बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन से जब हम नेक्स्ट स्टेज पर मूव करते हैं विच इज स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, तो थोड़ा सा हमारा जो माइंडसेट है वो भी चेंज हो जाता है. नेक्स्ट प्लीज. ओके. जब आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने लगते हैं तो हमें कुछ इश्यूज को फेस करना पड़ता है. उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज. और ये वाला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, दैट इज ऑल अबाउट दोज इश्यूज. यहाँ पर 10 उन्होंने आपको लिस्ट की हूँ मैं, इनको हमें वन बाय वन करके देखना है. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. ओके. पहली चीज जो आपने देखनी है जब आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने लगते हो वो है एनुअल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अगर आपको हायरार्की याद हो तो सबसे पहले था विजन, विजन के बाद था मिशन, मिशन के बाद थे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के बाद था स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के बाद थे एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, और एनुअल ऑब्जेक्टिव्स के बाद थी पॉलिसीज. ठीक है, हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन के लिए यही हायरार्की बनाई थी ना, आपको याद हो फर्स्ट वाले लेक्चर में. तो अभी हम कहाँ तक आ चुके हैं, हम स्ट्रेटेजी तक आ चुके हैं. अब स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए क्या बनाने होंगे, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स और फिर पॉलिसीज. वो कहते हैं कि आपके जो एनुअल ऑब्जेक्टिव हैं, पहली बात तो वही जो हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए भी कही थी, वो स्मार्ट होने चाहिए. ठीक है, कंसिस्टेंट होने चाहिए और चैलेंजिंग होने चाहिए. ये तो उनके ट्रेड्स आ गए. दूसरी बात वो कहते हैं कि आपके एनुअल ऑब्जेक्टिव्स की परफॉर्मेंस ही आपको बताएगी कि आपका मैनेजर कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसको जो एनुअल टारगेट दिया था वो अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा. दूसरा, आपने जो एनुअल माइलस्टोन अगर आप अचीव कर रहे हो, फर्ज करो आपका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था वो 5 साल का था, आपने सोचा अगले 5 साल में हमारी सेल्स 500% बढ़ जाएंगी, तो इसका मतलब है फिर एनुअली 100% तो बढ़नी चाहिए. तो अगर आप एनुअल माइलस्टोन्स अचीव करते जा रहे हो, एनुअल ऑब्जेक्टिव अचीव करते जा रहे हो, तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स खुद से ही अचीव होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, और इसके अलावा एनुअल ऑब्जेक्टिव्स ही हमें बताते हैं कि हमें किस चीज पर फोकस ज्यादा रखना है. जैसे मैंने अभी एग्जांपलीफाई किया है, अगर आपका एनुअल ऑब्जेक्टिव ये है सेल्स इंक्रीज करना है, तो फिर सबसे ज्यादा आपको जो एफर्ट पुट करनी पड़ेगी वो मार्केटिंग में करनी पड़ेगी. अगर आपका एनुअल ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि हमने अपने एचआर में बहुत ज्यादा जो है वो स्किल्ड एचआर को हायर करना है, तो फिर एचआर पे ज्यादा आपका एम्फेसिस चला जाएगा. तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही डिक्टेट करते हैं कि हम किन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं. फिर बच्चों हम बनाते हैं पॉलिसीज. ठीक है, मेरा ख्याल है आपका एंड होने वाला है सेशन भी, राइट? जी मैम, एक एक जी डेढ़ मैम मिनट है. एंड होने वाला है. ओके, वी हैव 1 मिनट. दोबारा से ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट की. जी रीस्टार्ट कर लेते हैं जैसे आप कहते हैं. व्हाट्सएप रीस्टार्ट कर लें, जल्दी हमारे पास कितने लेक्चर हो जाएगा. हमारे पास कितने हैं इस टाइम, स्टूडेंट्स कितने? 30 स्टूडेंट्स. ओह माय गॉड, रियली? जी मैम, आप लोगों की टोटल स्ट्रेंथ 30 है? जी आई थिंक सो. नो नहीं मैम, मैम 30 ज्यादा है. आपकी आज ही मेरे पास अटेंडेंस लिस्ट आई है, सो लेट मी सी दैट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 32 हैं. मैं तो खुश हो गई थी कि आज 100% प्रेजेंस. मैम एक आध का नेटवर्क इशू होगा, दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएंगे. बिल्कुल ऐसे. जी मैम, चलो फवाद, फिर आप करो उसको. हाँ जी, रीस्टार्ट कर लो. रीस्टार्ट फिर कर रीस्टार्ट एक फ्लो में, हाँ फ्लो में है तो उसी तरह से चलते जाते हैं. जी जी ओके.